हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीट स्टडी एरिया। पिछले बाकी सारे पार्ट्स में हमने पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। एंड आपको चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, मैं उसके ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ऑल्सो आप लोगों के कमेंट्स में ऑल्सो एक्सरसाइज का कोई कमेंट नहीं आया था, सो मैं एक्सरसाइज इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगी। लेकिन आपके बाद में अगर इस चैप्टर के एंड में, जो कि मैं समरी इंक्लूड करूँगी इसमें, उसके बाद अगर आपके कमेंट आते हैं कि आपको एक्सरसाइज चाहिए, तो नेक्स्ट चैप्टर जो आप सजेस्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए, उस चैप्टर के लास्ट पार्ट में मैं एक्सरसाइज उस चैप्टर का भी इंक्लूड कर दूँगी और साथ ही इस चैप्टर का भी। सो आई होप कि आप ऑन टाइम इस बात को कमेंट कर दें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हम स्टार्ट करने वाले थे। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, वो किसी एक जगह हमेशा नहीं ठहरे होते हैं, उनका साइक्लिंग होते रहता है। वो हर चीज़ से क्या होता है कि एक दूसरे में होते हुए वो अपनी साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं, जिससे वो हर चीज़ के पास पहुंच भी जाते हैं और एनवायरनमेंट में उनका यूटिलाइजेशन भी होता है और साथ ही साथ वो अपनी जगह पर फिर वापस पहुंच भी जाते हैं रीयूटिलाइज होने के लिए। सो लेट्स सी ये कैसे काम करता है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th दैट ऑर्गेनिजम्स नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। जिन्होंने भी क्लास 11th में कोई चैप्टर ऐसा है जो नहीं ठीक से पढ़ा हो, प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं वैसे भी बायोलॉजी सीरीज़ में कर रही हूँ, मुझे ये चैप्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगा था, इसलिए चैप्टर को मैंने किया था। लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ इस चैप्टर में नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट करके डाउट्स पूछ सकते हैं। और जिन्होंने भी ये चैप्टर नहीं कंप्लीट किया है, आई सजेस्ट कि प्लीज़ इस चैप्टर के वीडियोस सारे पार्ट्स ज़रूर से देखिएगा, इवन दो आपको याद हो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है चैप्टर की। बाय द वे स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्लास 11th में ये पढ़ रखा है कि सभी ऑर्गेनिजम्स को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, जिससे कि वो ग्रो कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सके और अपने बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट कर सकें। ठीक है, ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, रिप्रोडक्शन के लिए भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और बॉडी के जो बाकी भी फंक्शंस हैं, जैसे आपकी पूरी बॉडी को चलाने के लिए कई तरह के फंक्शंस हमारे बॉडी में चल रहे होते हैं, तो उन सभी फंक्शंस को भी परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है मैंने बता दिया है, कोई बात नहीं। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्ड टू एज द स्टैंडिंग स्टेट। जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट है, यहाँ पे अमाउंट की बात की गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, अब एग्जाम्पल में बता रहा है कैसे न्यूट्रिएंट्स, मान लीजिए कार्बन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं न्यूट्रिएंट्स के, जो किसी भी टाइम पर सॉइल में जो प्रेजेंट होता है उसी को हम स्टैंडिंग स्टेट मान लेते हैं। यानी किसी भी टाइम पे अगर आप सॉइल को चेक कर रही हैं तो उस सॉइल में कितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, इसी को हम स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप क्या था, बायोमास से रिलेटेड था, और स्टैंडिंग स्टेट जो है वो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड ऑल्सो ऑन अ सीजनल बेसिस। ये क्या होती है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम है, ठीक है, अलग अलग तरह के जो इकोसिस्टम्स हैं उनमें ये वैरी करते रहते हैं और सीजनल बेसिस पे भी इनका वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी दो तरह के वेरिएशन इस आपको स्टैंडिंग स्टेट में अगर आपको वेरिएशन चाहिए तो दो जगह आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। पहला कि अगर आप अलग अलग इकोसिस्टम में जाएंगे तब भी आपको स्टैंडिंग स्टेट में वेरिएशन देखने को मिलेगा, और साथ ही अगर आप सीजन्स चेंज कर दें, मान लीजिए अलग अलग सीज़न में भी अगर आप जाते हैं तब भी स्टैंडिंग स्टेट आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक, what is important is to appreciate that nutrients which are never lost from the ecosystem, rather they are recycled time and again indefinitely। अब यहाँ पे किस बात को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, वो ये कि न्यूट्रिएंट्स कभी भी इकोसिस्टम से लॉस्ट नहीं होते, यानी वो हमेशा के लिए गायब नहीं हो जाते हैं इकोसिस्टम से, बल्कि वो समय के साथ और बार बार रीसाइकिल होते रहते हैं हमेशा के लिए। ठीक है,
तो कभी भी अगर आपको किसी जगह पे न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अरे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स ख़त्म ही हो गए हैं, ऐसा नहीं है। वो ज़रूर से किसी दूसरी जगह पर कुछ ज़्यादा अमाउंट में रहा होगा, इसीलिए इस जगह पे नहीं पहुँच पाया है। तो वो जब अगेन रिसाइकिल होगी, उसकी साइकिलिंग जब चलेगी, एक प्रॉपर साइकिल जैसा उसका चलना चाहिए वैसे चलेगा, तो किसी भी जगह पे उस चीज़ की कमी भी नहीं होगी और हर जगह आपको एक प्रॉपर अमाउंट में देखने को मिल जाएगा। तो कहने का सेंस क्या है कि कभी भी इकोसिस्टम से न्यूट्रिएंट्स गायब नहीं होते हैं, बल्कि वो हमेशा साइकिल करते रहते हैं, हमेशा बार बार साइकिलिंग होती रहती है। ठीक। The movement of nutrient elements through the various components of an ecosystem is called nutrient cycling. न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट की जो मूवमेंट है, ठीक है, वो इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट से होकर गुजरती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट इकोसिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब से होकर, सबसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसे कई सारे कंपोनेंट्स होंगे जिनसे होकर वो अपनी साइकिल को कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है, तो उसकी मूवमेंट उन कंपोनेंट से हो रही होगी। अब हर किसी का थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी हम 2 तरह के साइकिल पढ़ेंगे तो हमें खुद ही समझ आ जाएगा कि हर कंपोनेंट यूज़ नहीं होता है। न्यूट्रिएंट्स का अपना अपना साइकिल होता है, वो उस हिसाब का अपना अपना कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अनदर नेम ऑफ, अब इसी को न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कहा जाता है। जो अलग अलग जब कंपोनेंट से होते हुए ये अपने मूवमेंट को दिखाते हैं, इसी को न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कहा जाता है। साइकिल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जिस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं साइकिल करते हुए फिर उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, इसलिए साइकिलिंग में होती है। अनदर नेम ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिलिंग इज़ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। यस, इसका दूसरा नाम क्या है? बायोजियोकेमिकल साइकिल। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी होकर जाती है और साथ ही जियो यानी कि अर्थ, जैसे आप किसी भी नॉन लिविंग को ले लीजिए, लाइक रॉक्स हो गए, एयर हो गया, वाटर हो गया, इन सब से भी होकर जाती है। तो इसीलिए इसको न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के साथ साथ बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग भी कहा गया है। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह की साइकिल्स यहाँ पे हैं, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। ठीक, गैसियस यानी क्या? जब सिर्फ गैसेस के थ्रू हो, और सेडिमेंट्री क्या? जब, अभी यहाँ पे हमको समझ में आएगा। The reservoir for gaseous type of nutrient cycling, example nitrogen carbon cycle, exist in the atmosphere, and for the sedimentary cycle, example sulfur and phosphorus cycle, the reservoir is located in earth's crust. तो होता क्या है, इनके रिजर्वॉयर में डिफरेंस होती है। हाँ, जो गैसियस साइक्लिंग होती है उसका रिजर्वॉयर होता है गैसियस एनवायरनमेंट। देखिए, गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जब हम देखते हैं तो उसका रिजर्वॉयर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में ही पाया जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर हमारा गैसेस से ही बना हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो रिजर्वॉयर गैसेस, देखो जो गैस है उनका रिजर्वॉयर गैसेस ही होगा, ये तो सिंपल है। लेकिन फिर भी एक एटमॉस्फेयर में अगर उनका रिजर्वॉयर है तो उसको हम गैसेस में इंक्लूड करते हैं। और अगर उनका रिजर्वॉयर यानी मेन जो उनका सोर्स है, जहाँ से वो मेनली निकलते हैं या जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में वो पाए जाते हैं, वो अर्थ क्रस्ट होता है सेडिमेंट्री के लिए। ठीक, तो सेडिमेंट्री के लिए रिजर्वॉयर है अर्थ क्रस्ट और गैसेस के लिए रिजर्वॉयर है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो गैसेस टाइप के लिए आपको एग्जाम्पल भी गिवन है, नाइट्रोजन कार्बन साइकिल, और सेडिमेंट्री के लिए एग्जाम्पल क्या है? सल्फर एंड फॉस्फोरस साइकिल, रिमेंबर दैट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है? एग्जाम्पल सॉइल, मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये फैक्टर्स किसको अफेक्ट करते हैं? रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितना न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ होना है, इस बात का रेगुलेशन कहाँ से होता है? सॉइल, मॉइस्चर, पीएच और टेम्परेचर से। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं। ठीक, हाँ, तो किसको रेगुलेट करते हैं? रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में कितना रिलीज होना है। फंक्शन ऑफ द रिजर्वॉयर इज टू मीट विद द डेफिसिट विच अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स। हाँ, रिजर्वॉयर का काम क्या है? रिजर्वॉयर का काम है कि वो जो भी कमियां पड़ रही हैं, ठीक है, उन कमियों को दूर करना। अब वो कमियां क्यों हो रही हैं? वो कमियां हो रही हैं क्योंकि कितना न्यूट्रिएंट्स को वापस आना है और कितनी न्यूट्रिएंट्स को बाहर जाना है। ठीक, इस चीज़ में जब इम्बैलेंस होने लगती है यानी बैलेंस नहीं बनता है, तभी ये कमियां हमको देखने को मिलती हैं।
जैसे मैंने कहा ना, कहीं पे ज़्यादा रुक जाना, कहीं से ज़्यादा रिलीज़ हो जाना। तो जब ये कंडीशन होती है तो ऑफ कोर्स ये इम्बैलेंस दिखा रहा है, ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि जितना आ रहा है जब उतना ही जाएगा तो हमको ये बैलेंस स्टेट दिख रही है। अभी कहना क्या चाहता है कि जब ये इनफ्लक्स यानी आना और ईफ्लक्स यानी जाना, रिलीज़ होना और एब्जॉर्ब होना, ये दो कंडीशन में जब तक ये इम्बैलेंस दिखेगा तब तक क्या होगी, डेफिसिट होगी, वहाँ कमियाँ दिखेंगी। और उन कमियों को फिर पूरा करने के लिए क्या चाहिए होगा हमें, वो रिजर्वॉयर का काम है कि वो उन कमियों को फिर पूरा करे। यू हैव मेड अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इन क्लास 11th। ये छोड़ दीजिए, नाइट्रोजन साइकिल आपको अब पूछा भी नहीं जाएगा कि वो मिनरल न्यूट्रिशन में था, ठीक है, वो चैप्टर ही हट चुका है। तो हमको 2 साइकिल इस चैप्टर में पढ़ने हैं, कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। कार्बन साइकिल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होती है, छोटे क्लास में ही पढ़ रखा है। When you study the composition of living organisms, carbon constitutes 49% of dry weight of organism and is next only to water। कहना क्या चाहता है, जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉम्पोजिशन को पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बना है, जब इस बारे में आप पता कर रहे होते हैं, तो कार्बन जो है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होता है, 49% वो होता है ड्राई वेट का। रिमेंबर दिस, ड्राई वेट को ही असली वेट यानी या फिर कहिए एक मोस्ट एक्यूरेट वेट माना जाता है। तो ड्राई वेट ही मोस्टली आपको हर जगह कंसिडर करते हुए मिलेंगे। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब आप ड्राई वेट लेते हैं तो उसका 49% तो कार्बन ही होता है। और ये जो है नेक्स्ट ओनली टू वाटर, यानी पानी जितना है ना, हमारे बॉडी में 70% अराउंड पानी होता है, ठीक है, हमारी होल बॉडी में। तो 70% उसकी ठीक अगर हम देखें कि दूसरे रैंक पर कौन है, तो वो है कार्बन, जिसका 49% है ड्राई वेट का। बात समझ में आ रही है? इफ़ वी लुक एट द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन्स, वी फाइंड दैट 71% कार्बन इज़ फाउंड डिजॉल्व्ड इन ओशंस। अगर हम ग्लोबल कार्बन की टोटल क्वांटिटी देखें, ठीक है, ग्लोबल यानी पूरे अर्थ पर अगर हम देखें कि कितना कार्बन है, तो हमें पता चलता है कि कार्बन का 71% सिर्फ ओशंस में डिज़ोल्व है, ठीक है। तो 71% कार्बन जो है वो ओशंस में डिज़ोल्व है, यस। तो अगर हम देखें टोटल क्वांटिटी ग्लोबल कार्बन का, यानी अर्थ पे जितने भी कार्बन हैं उसका 71% तो सिर्फ और सिर्फ ओशंस में ही डिज़ोल्व आपको मिल जाएंगे। दिस ओशियनिक रिजर्वॉयर रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक। अब ये रिजर्वॉयर क्यों कहा जा रहा है, मैंने कहा था ना, जहाँ पे भी बहुत मैक्सिमम अमाउंट में होगा, जहाँ से हम ये मान सकते हैं कि जहाँ पे जो सामान सबसे ज़्यादा है वहीं से तो लॉन्ग टर्म तक हमें वो चीज़ें मिलती रहेंगी। तो ऑफ कोर्स ओशंस में कार्बन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, 71% एज ए टोल्ड। तो 71% होने की वजह से वहाँ से कार्बन रिलीज़ लॉन्ग टर्म तक होते रहेगा, इसलिए वो रिजर्वॉयर कहलाया है। तो ये जो ओशियानिक रिजर्वॉयर है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को रेगुलेट करता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहेगा, इस बात की रेगुलेशन कहाँ से होती है, ओशियानिक रिजर्वॉयर से, क्योंकि वही आराम से दे भी पाएगा और उसको 71% वो अपने अंदर रख भी सकता है, तो उसी में एब्जॉर्ब भी होगा। तो बात समझ आ रही किस तरीके से रेगुलेशन काम कर रहा है। डू यू नो दैट द एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन्स अबाउट 1% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन। तो हमें ये तो पता ही है कि एटमॉस्फेयर में सबसे कम जो है वो कार्बन ही है, तो 1% इज टोल्ड, ठीक है। फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वॉयर ऑफ कार्बन। अब ये आपको पता ही होगा कि फॉसिल फ्यूल्स में एक्चुअली में कार्बन ही सबसे ज़्यादा रहता है, तो उसको भी कार्बन का रिजर्वॉयर कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें कार्बन होती है, बहुत ही ज़्यादा। कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स। अब कार्बन साइक्लिंग चलती कैसे है, कार्बन साइक्लिंग में कौन कौन इन्वॉल्व होगा, सबसे पहले होंगे एटमॉस्फेयर, ओशियंस और लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हुए, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म से भी होते हुए ये साइकिल चलती है। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं, एटमॉस्फेयर में कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है। रिलीज़ कैसे करती है, जब हमारे ग्लूकोज का रेस्पायरेशन चल रहा होता है, ठीक है, ग्लूकोज का ही नहीं, अदर सबस्ट्रेट्स का भी, लेकिन रेस्पायरेशन जब चल रही होती है तो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, उसमें से कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो इसी ऑक्सीडेशन से हमको जो है एनर्जी मिलती है। अब
जिसको रेस्पिरेशन नहीं पता है, मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर में रेस्पिरेशन ही लेकर आऊँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्लास 11th का लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं ये चैप्टर ज़रूर से स्टार्ट करूँगी। ओके, आई थिंक कि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नहीं समझ आती है, बट आई कैन अश्योर यू कि आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको चाहिए इस चैप्टर का तो कमेंट कीजिएगा। ओके, अभी हम कहाँ पे थे? ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के बता दिया, ओशंस में रिजर्वोयर है इसलिए बता दिया, ठीक। लिविंग से भी होके जा रही है। डेड ऑर्गेनिज्म भी क्या होता है? डेड ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, उनका जब वो डिट्राइटस वाली चेन चल रही होती है ना, तो उसके थ्रू भी उनका जो है फिर वो जैसे CO2 जो है रिलीज़ करने में वो भी हेल्प करते हैं। समझ आ गया? ठीक है। According to one estimate, 4 × 10⁻13 kg of carbon is fixed annually in the biosphere through photosynthesis। हाँ, अब ऐसा पता लगाया गया कि 4 × 10⁻13 kg, इस नंबर को याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इतना किलोग्राम ऑफ कार्बन इज़ फिक्स्ड एनुअली इन दी बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बायोस्फीयर में इसको एनुअली फिक्स किया जाता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से इतने सारे कार्बन पूरे साल में फिक्स होते हैं। ठीक है, तो पूरे बायोस्फीयर में ये काम चल रहा होता है कि फोटोसिंथेसिस से 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन को फिक्स किया जाए। ओके, तो फोटोसिंथेसिस से क्या ऑर्गेनिक मैटर ही बनता है। A considerable amount of carbon returns to the atmosphere as CO2 through respiratory activities of the producers and consumers। या तो कंसिडरेबल यानी कुछ ऐसा नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट निकलता है, तो इसीलिए बोला है कंसिडरेबल अमाउंट निकलती है कार्बन की, एटमॉस्फेयर में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। और वो कैसे निकलती है? जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू, तब वो प्रोड्यूसर हो सकते हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं, दोनों। ठीक, जो डीकम्पोजर्स होते हैं ऑल्सो कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू CO2 पूल बाय देयर प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ लैंड एंड ओशंस। अब डीकम्पोजर्स किस तरीके से CO2 के इस पूल में अपना योगदान देते हैं? तो जब वेस्ट मटेरियल और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का जब वो प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी ये CO2 जो है रिलीज़ करवाते हैं। मैंने अभी बताया था ना, तो उसमें भी CO2 रिलीज़ होती है। तो वही तो लैंड पे भी होता है, ओशंस में भी। हमने ये पढ़ रखा है इसी चैप्टर में इनफैक्ट कि डिकम्पोजिशन जो है वो लैंड पे भी होती है और ओशंस के बॉटम पे भी होती है। ठीक है, some amount of the fixed carbon is lost to sediments and removed from the circulation। अब देखो, जो फिक्स्ड कार्बन है ना, उसका कुछ अमाउंट, ठीक, कुछ अमाउंट, कुछ ना कुछ हिस्सा सेडिमेंट्स में लॉस्ट हो जाता है, यानी वो एक अर्थ क्रस्ट में चला जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से वो इस साइकिल में से हमेशा के लिए बाहर हो जाता है। ठीक है, तो वो क्रस्ट में जाने की वजह से क्या हो जाती है, वो साइकिल से रिमूव हो जाती है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि साइकिल में कहीं भी क्रस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है, तो उस फिक्सेशन की वजह से अगर कभी अर्थ क्रस्ट में वो दब गया तो वो फिर साइकिल में से रिमूव हो जाती है। हाँ, ठीक है, ओके। Burning of wood, forest fire and combustion of organic matter, fossil fuel, volcanic activity are additional sources for releasing CO2 in the atmosphere। लकड़ी जलाना, ठीक है, फॉरेस्ट में आग लग जाना, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है आप उसको कंबशन कर दिए, जला दिए, फॉसिल फ्यूल्स का जलना, वोल्केनिक एक्टिविटीज़, जब वोल्केनो फूटता है तो उसमें से बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, तो उसमें से एक CO2 भी निकल रहा होता है। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल सोर्सेज हैं, यानी जो अगेन CO2 में, जो CO2 के पूल में मदद करती हैं, उनको अगेन रिलीज़ कराती हैं। ठीक है, जिससे फिर बहुत सारा CO2 एटमॉस्फेयर में हो जाता है। तो ऑफकोर्स सबको पता है कि CO2 का मेन जो है यहाँ पे जो दिक्कत है वो बर्निंग से ही आ रही है। जो हम अपने तरफ से जो चीज़ें जला रहे हैं उसकी वजह से एडिशनल CO2 जो है वो ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है, तो साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल।
हमारे एक्टिविटीज़ ने इस साइकिल को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया है, इस पर असर डाला है। Rapid deforestation and massive burning of fossil fuel for energy and transport have significantly increased the rate of release of carbon dioxide into the atmosphere. बहुत तेज़ी से पेड़ों को काटना, जंगल काटना, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉसिल फ्यूल्स को जलाना एनर्जी के लिए, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट भी ऑफ कोर्स फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से ही आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, ठीक है, ओके, हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। इसी की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। इसीलिए कहा जाता है पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। तो पेड़ क्या करते हैं, बहुत सारे कार्बन को अपने अंदर फिक्स कर लेते हैं। अब जब वो कार्बन फिक्स कर लेंगे तो ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं उतना रहेगा। तो पेड़ लगाना इज़ अ गुड आइडिया। और आपको पता होगा कि सी वगैरह में भी बहुत सारे ऐसे एल्गी वगैरह हैं जो बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा फिक्सेशन करते हैं CO2 का, ठीक है। तो उसके वजह से भी ओशियानिक रिजर्वॉयर, आप जो मैंने बताया था ना रिजर्वॉयर है, वो इसी वजह से हो पाया है। और तो वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है सबसे ज़्यादा मतलब ये CO2 को अपने अंदर कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है हमें वाटर पोल्यूशन से भी मना किया जाता है। तो यही सब रीज़न है, क्योंकि वो पोल्यूशन फिर इनडायरेक्टली उनको हार्म करते हैं। तो वो जब हार्म होते हैं तो आई होप यू गॉट इट। इकोसिस्टम समझते हैं, फॉस्फोरस साइकिल है। फॉस्फोरस इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम्स। मेनी एनिमल्स ऑल्सो नीड लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ दिस एलिमेंट टू मेक शेल्स, बोन्स एंड टीथ। एक मिनट, मैंने एक पिक्चर, यस, इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। ओके, कार्बन साइकिल इन बायोस्फीयर। कार्बन साइकिल का थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो। CO2 है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब उसको देखो 3 जगह से आ रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक। सबसे पहला सोर्स देखते हैं, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। 3 रीजंस की वजह से हम फॉसिल फ्यूल का कंबशन कराते हैं, व्हीकल्स को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एंड हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक। ये हो गया फर्स्ट सोर्स। सेकेंड सोर्स क्या है, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, फ्यूल वुड एंड ऑर्गेनिक डेब्रीज। इन चीज़ों को जलाने की वजह से भी CO2 निकलता है। फॉरेस्ट जलाया, फ्यूल वुड जलाएं, ठीक है, यानी जिन लकड़ियों को जलाने से एक फ्यूल की तरह काम करते हैं कि हाँ किसी भी रीज़न के लिए, लेकिन बस जला दिया कि क्योंकि वो लकड़ी बहुत अच्छी जलती है, आपने सुना होगा, बहुत अच्छे से जलती है, अच्छे से आग पकड़ती है। तो उसका यूज़ कुछ लोग खाना पकाने में करते हैं, कुछ हीट के लिए करते हैं, कुछ लाइट के लिए करते हैं। तो मैनी रीजंस हैं, ठीक है, ओके। थर्ड सोर्स देखते हैं। थर्ड सोर्स है रेस्पायरेशन एंड डीकम्पोजिशन। ये तो हमें पता ही है, ठीक है। रेस्पायरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, डीकम्पोजिशन डीकम्पोजर्स कर रहे हैं। तो इन दो से भी CO2 निकल रहा है, ठीक, ओके। तो ये प्लैंकटन है, फोटोसिंथेसिस, एक्वेटिक चेन, फाइटोप्लैंकटन वगैरह, ओके। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स, ठीक। ये प्लैंकटन को इसने खाया, कुछ जो है वो सेडिमेंट में चला गया, अब इसने खाया, फिर कैलकेरियस सेडिमेंट्स बन गया, मान लीजिए इसने कुछ कैलकेरियस बनाया, ओके। पानी में CO2 था, ठीक है, डीके हुआ, अगेन कैलकेरियस सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस होती है तो भी जो है CO2 यहाँ पे फिक्सेशन होती है, आई टोल्ड यू। ये डीके हुए ऑर्गेनिजम्स और ये कैलकेरियस सेडिमेंट्स में जाकर चला गया। तो सेडिमेंट्स कहने का मतलब क्या है कि वो एक तरीके से साइकिल में से लॉस्ट हो गया, ठीक। तो ये एटमॉस्फेयर में से ही उस पानी में गया था। और एक और जगह जाता है क्या, जब फोटोसिंथेसिस टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स में हो रही होती है। तो टेरेस्ट्रियल में देखिए ये प्लांट है, इसने फोटोसिंथेसिस की, ठीक। उसको फिर एक गाय ने खाया, जो अगेन डिट्राइटस फूड चेन में फिर से अपना योगदान देगी मर के। और वो डिट्राइटस फूड चेन अगेन क्या करेगा, CO2 पूल में अपना योगदान देगा। तो दिस इज़ हाउ CO2 साइकिल रन्स, ठीक है। ये कार्बन साइकिल के बारे में था, ठीक है। खैर हम अभी फॉस्फोरस साइकिल के बारे में बात कर रहे थे। तो फॉस्फोरस जो है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन
न्यूक्लिक एसिड एंड सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम का बहुत ही मेजर पार्ट है ये। अब देखिए, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में भी फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है। खैर 11th के चैप्टर्स में लाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप लोग चैप्टर्स कमेंट करिए ताकि मुझे रियलाइज़ हो कि आपको अभी कौन से चैप्टर्स की सबसे ज़्यादा नीड है। मैं उन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करूँगी, उसके बाद तो इजी चैप्टर्स चलते ही रहेंगे। अभी जेनेटिक्स बचा है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स बचे हैं जिनके एक्चुअली में आपको NCERT एक्सप्लेनेशन मस्ट है। ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, आपने टीचर से पढ़ लिया, लेक्चर कर लिया, बहुत डीपली पढ़ लिया, वेरी गुड, बट व्हाट अबाउट NCERT? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और केवल NCERT अंडरस्टैंड करने पे ही आपका एग्ज़ाम निकलेगा। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। खैर अभी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स पाई जाती हैं, तो वो फॉस्फोलिपिड्स है ना, फॉस्फोलिपिड्स, या तो फॉस्फोरस अगेन आपको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में मिल गई। न्यूक्लिक एसिड्स में कैसे? न्यूक्लिक एसिड्स बनी होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, यस, और न्यूक्लियोटाइड्स पे लगे होते हैं फॉस्फेट, यस, तो वहाँ पे भी फॉस्फोरस आ गया। सेलुलर एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम, इट इज़ ATP। पता है कि नहीं? करेंसी ऑफ एनर्जी, भाई हमारी बॉडी में करेंसी ऑफ एनर्जी इज़ ATP। हाँ, ये सब सेल चैप्टर में गिवन है। सेल चैप्टर हो गया, रेस्पिरेशन हो गए, इन्हीं सब में ये सब घुल मिल के। ओके। हाँ, तो ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सही था। ATP, एडिनोसिन तो नहीं था, ट्राइफॉस्फेट, ओ यार शिट, थोड़ा मुझे भी भूला हुआ लग रहा है। वेल ATP ट्राइफॉस्फेट, तो फॉस्फेट इज़ है कि फॉस्फोरस है। ये से तो एडिनोसिन ही याद आ रहा है, बट इफ़ इट इज़ नॉट, प्लीज़ उसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैनी एनिमल्स ऑल्सो नीड लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ दिस एलिमेंट टू मेक शेल्स। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको इस एलिमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी शेल्स को बनाने के लिए, बोन्स को बनाने के लिए एंड टीथ को बनाने के लिए। यस, तो फॉस्फोरस इनमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। फॉस्फोरस उन ऑर्गेनिजम्स के पास रहेगा तो वो अपनी शेल, टीथ एंड बोन्स बना पाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक, हमने पढ़ा है कि अभी ये सेडिमेंट्री टाइप का न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, तो इसलिए इसका जो रिजर्वोयर है वो कहाँ होगा? यस, अर्थ क्रस्ट में होगा। सो इसका रिजर्वोयर क्या है? रॉक है। विच कंटेन्स फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। अब इसमें जो फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फेट्स के फॉर्म में होता है। फॉस्फेट इज PO4, ऊपर में माइनस। हाँ, तो ये सब याद करना आपको ज़रूरी है कि हाँ ये जो इसका रिप्रेजेंटेशन है ना, वो याद करना ज़रूरी है। When rocks are weathered, minute amounts of these phosphates dissolve in soil solution and are absorbed by the roots of the plants. हाँ, जब रॉक्स वेदर होते हैं, रॉक्स जब टूटते फूटते हैं तो उनसे सॉइल बनती है, तो माइन्यूट थोड़े अमाउंट में जो फॉस्फेट होती है वो सॉइल सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, सॉइल सोल्यूशन यानी ये सॉइल का जो मिक्सचर पड़ा हुआ है ना धरती पे, हाँ, तो ये पत्थरों के चूरे बनने से, उनके टूटने से ये फॉस्फेट जो होते हैं थोड़े अमाउंट में इसी मिक्सचर ऑफ सॉइल में घुलते रहते हैं, मतलब मिल जाते हैं, और फिर रूट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं प्लांट्स के। अब जो हर्बीवोर्स और दूसरे एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको ये एलिमेंट जो है प्लांट से ही मिलता है। ठीक, तो आगे क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द डेड ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोज्ड बाय फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया रिलीजिंग फॉस्फोरस। जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, और जितने डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरियाज जब उनको डिकम्पोज करती है तब ये फॉस्फोरस रिलीज़ होते हैं। तो किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट या डेड ऑर्गेनिज्म से अगर फॉस्फोरस
को रिलीज़ कराना है तो उसके लिए फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरियाज का होना ज़रूरी है। वो जब डिकम्पोज करेंगे तभी ये फॉस्फोरस रिलीज़ होगा। अनलाइक कार्बन साइकिल जहाँ पे रेस्पिरेटरी रिलीज़ होती है, कार्बन साइकिल में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होती है कि वो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ से कार्बन साइकिल में अपना योगदान देते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, उसका कोई रेस्पिरेटरी रिलीज़ नहीं होता है। ठीक, ओके। अदर टू मेजर एंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल आर फर्स्टली, अब दो और इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बता रहे हैं, तो दो और बता रहा है, पहले एक बता चुका है। ये डिफरेंसेस आपको याद रखने ज़रूरी हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, इस पर मत जाइए। अभी तो ये दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, दिस इज़ फॉल्स, ठीक है, असर्शन रीज़न इतने आ गए हैं तो भाई सवाल तो नहीं करना चाहिए कि आएगा कि नहीं आएगा। द टू मेजर एंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस, अब दो डिफरेंसेस बता रहे हैं इन दोनों में। देखिए, सबसे पहला है एटमॉस्फेरिक इनपुट फॉस्फोरस का रेनफॉल से आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट। रेनफॉल के थ्रू कार्बन का सबसे ज़्यादा इनपुट आता है, ठीक है, फॉस्फोरस के कंपैरिजन में। दूसरा क्या डिफरेंसेस है, गैसियस एक्सचेंजेस ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर नेग्लिजिबल। तो ये दो याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में ये फॉस्फोरस का जो गैसियस एक्सचेंज है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं होता है, जब वो डिकम्पोज होंगे तो वो सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया काम करेगी, तब वो फॉस्फोरस रिलीज़ होंगे, ठीक। तो ये दो डिफरेंसेस याद रखनी है, पहला तो रेनफॉल वाली बात और दूसरा हाँ गैसियस एक्सचेंज वाली बात। अब ये एक डायग्राम गिवन है, ये फॉस्फोरस साइक्लिंग को डिनोट कर रहा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे। इस कैसे काम करता है देखो, जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर ने सॉल्ट सॉल्यूशन से लिया, ठीक, कंज्यूमर्स ने खाया, कंज्यूमर डिट्राइटस बना, पेड़ भी टूटा, डिट्राइटस बन गया। अब ये सब डिकम्पोजिशन में गए, डिकम्पोजिशन वही फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया काम किया, उसने फॉस्फोरस रिलीज़ कराया, सॉइल में गया। एक दूसरे तरीके से भी सॉइल में जाता है, अभी पढ़ा, रॉक मिनरल्स, ठीक है, हाँ, तो जब पत्थर टूटा, चूरा बना, तो उसमें से भी सॉइल सॉल्यूशन में गया। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये रन ऑफ यहाँ पे जो लिखा है वो ये कि हाँ ठीक है, अपटेक होता है, प्रोड्यूसर्स ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमने ये भी तो सुना है कि सॉइल इरोजन वगैरह के बारे में, तो वो भी क्या होती है, तो हमने कहा था ना कि फर्टिलाइजिंग, तो फर्टिलाइजिंग क्या, जब अच्छे खासे अमाउंट में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे कि हाँ एक कि डेफिशिएंसी ना फेस करनी पड़े प्लांट्स को, तो वही तो है फर्टिलाइजिंग सॉइल। यस, तो रन ऑफ क्या है, जो फर्स्ट लेयर अगर बह जाए पानी के साथ तो वही रन ऑफ में काउंट हो रही है, ठीक है। तो पिछला क्लास भूलना बहुत घातक हो सकता है। इकोसिस्टम सर्विसेज और फिर उसके बाद समरी एंड द चैप्टर एंड्स। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है, हेल्दी इकोसिस्टम आर द बेस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज। एक हेल्दी जो इकोसिस्टम है, हेल्दी इकोसिस्टम क्या है कि सारे उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हैप्पीली जी रहे हैं। हैप्पीली जी रहे हैं क्या क्या मतलब है इससे, मतलब जो लिविंग कंपोनेंट है वो भी एकदम परफेक्ट चल रही है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो भी एकदम परफेक्ट चल रही है, तो ये हेल्दी इकोसिस्टम में काउंट होगा। बेस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज। यस, आपको काफ़ी तरह के ये इकोनॉमिक आपको देता है, ठीक है, आपके इकोनॉमिक में ये रोल प्ले करती है, इन्वामेंटल आपके रोल प्ले करती है, यानी आपका इन्वामेंट अच्छा रखना, बुरा रखना, और साथ ही एस्थेटिक गुड एंड सर्विसेज, यानी कि आपको जो प्लेजर फील होती है, ठीक है, इस इन्वामेंट में, इस आसपास को देखकर जो प्लेजर आपको मिलता है। और सर्विसेज में क्या है कि जो भी आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है वो खुद ब खुद हो रही हैं, ठीक है, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन। अब क्लाउड्स देखकर आपको खुशी तो बहुत मिलती है, लेकिन वो आप खुद नहीं जाके करते हैं, उसका कोई इकोनॉमिक यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिक्वायर्ड है, वो फिर भी ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत है। सो या, तो द सच काइंड ऑफ सर्विसेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक। द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इकोसिस्टम में जो भी प्रोसेस चल रहा होता है उससे जितने भी प्रोडक्ट्स निकल रहे होते हैं वो इकोसिस्टम सर्विसेज में काउंट होता है।
हाँ, जैसे कि कोई एक इंडस्ट्री है, कोई एक फैक्ट्री है, वहाँ पे चीज़ें प्रोसेस हुई, ठीक है। हाँ, चीज़ों को बनाया गया, सामान इधर उधर किया गया, ठीक है, बहुत सारी प्रोसेसेस हुई। बनने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला, तो आप कहेंगे कि इस फैक्ट्री से मुझे सर्विस मिली, वो सर्विस मेरे हाथ में है, और वो क्या है, दिस प्रोडक्ट, ठीक। तो दिस इज़ इकोसिस्टम सर्विसेज। इस इंडस्ट्री ने हमें सर्विस प्रोवाइड की है, कैसे, ये प्रोडक्ट्स मार्केट में लाके। तो उसी तरीके से इकोसिस्टम में प्रोसेसेस चली, कुछ प्रोडक्ट्स आए, वो प्रोडक्ट्स फिर उसके बाद हमने इसको क्या नाम दिया, इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। For example, healthy forest ecosystems purify air and water, mitigate droughts and floods, cycle nutrients, generate fertile soils, provide wildlife habitat, maintain biodiversity, pollinate crops, provide storage site for carbon, and also provide aesthetic, cultural, and spiritual values. Through though value of such services of biodiversity is difficult to determine. Too long, right? अब example given है, हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लेके चलते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, एयर को प्योरीफाई करने का काम करता है, साथ ही वाटर भी क्लीन करता है, ठीक। मिटिगेट ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, ठीक है, हमें सूखा पड़ने से और बाढ़ आने से, दोनों से बचाता है। साइकिल न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग भी इन्हीं के थ्रू होती है। फर्टाइल सॉइल्स बनाना, वो भी यही करते हैं। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट देना, ये भी इन्हीं का काम है। बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना, ये भी इन्हीं का काम है। और क्रॉप को पॉलिनेट कराना, हाँ, ये भी हम नहीं जाते हैं करने, ये भी इन्हीं से आता है। फिर उसके बाद स्टोरेज साइट देना, आप यहाँ पे अपनी चीज़ों को आराम से रख दीजिए, हाँ, स्टोर कर दीजिए। तो कौन से हो गए, जैसे कार्बन के लिए, साथ ही एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ देने के लिए, एक अच्छा फील देने के लिए, एक बढ़िया सा कल्चर देने के लिए, ठीक है, और आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को भी बढ़ाने के लिए। तो ये इतना सारा रोल प्ले कर रहे होते हैं। दो वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन, it seems reasonable to think that biodiversity should carry a hefty price tag. हालांकि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इनके द्वारा दिए गए जो सर्विसेज हैं, ठीक है, जो ये काम कर रहे हैं, इनका वैल्यू पता करना, ठीक है, काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। फिर भी हमें लगता है कि ये काफ़ी रीज़नेबल होगा, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि हाँ, इसको करना ही करना चाहिए, ठीक है, ये होना ही होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी का जो प्राइस टैग है ना, वो काफ़ी महंगा होगा। इतना तो हमें समझ आ रहा है, ये चीज़ हम मान के चल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो भी हमें ये सर्विसेज दे रही हैं, ठीक है, इसका काफ़ी बहुत ही भारी दाम होगा, ठीक। तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके कलीग्स जो थे, यानी उनके साथ काम करने वाले, हैव वेरी रिसेंटली ट्राई टू पुट प्राइस टैग्स ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विसेज। अब नेचर जो लाइफ सपोर्ट सर्विसेज आपको दे रही है, ठीक है, जीवन को जीने के लिए जो सर्विसेज आपको दे रही है, उन सर्विसेज पे इन लोगों ने कुछ प्राइस टैग लगाने की कोशिश की है। कैसे? रिसर्चर्स हैव पुट एन एवरेज प्राइस टैग ऑफ $33 ट्रिलियन, ठीक है, ये एवरेज प्राइस है। अभी ये एवरेज है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज एवरेज, नॉट एग्जैक्ट, नॉट अप्रॉक्स, एवरेज। ऑन दीज फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज, ये फंडामेंटल बेसिक सर्विसेज का ये प्राइस टैग है, समझ रहे हैं, विच आर लार्जली टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे आर फ्री। अब हम इनको क्या ग्रांटेड मान के चलते हैं, यानी ये तो मिलना ही मिलना है, ये तो हमें मिलना ही मिलना है, क्या ही है, मिल रहा है, मिलने दो। सो दिस इज फील्स लाइक ग्रांटेड। सो ये ग्रांटेड में जो लेने की आदत है ना हमें, हाँ, क्योंकि ये फ्री है, इसका तो हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है ना। जाके पेड़ों से कहना नहीं पड़ता है प्लीज़ हमें खाना दे दो, प्लीज़ हमें ऑक्सीजन दे दो, प्लीज़ प्लीज़ ब्लड जाके रोक दो, ऐसे तो कुछ कहना नहीं पड़ता है, वो खुद से कर रहे होते हैं, है ना।
तो वही कह रहा है क्योंकि हमें ये फ्री में मिल रहा होता है, हाँ, खुद बिना जाके उनके पीछे चिल्लाए। आगे क्या कहता है, दिस इज़ नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझ रहे हो, पूरे ग्लोब के अक्रॉस अगर हम देखें, ठीक है, तो उसका ठीक डबल है, नियरली अभी बात हो रही है। 18 का डबल इज 36, एवरेज हमने 33 लगाया, वो 36 पहुंच ही जाएगा अगर हम अप्रॉक्स की तरफ या एग्जैक्ट की तरफ बढ़ने लगे तो कहना क्या चाहता है कि जितना आप प्रोड्यूस मतलब जितना ये ग्लोबल नेशनल प्रोडक्ट्स आपको नहीं होते हैं ना, उसका जो ट्वाइस वैल्यू है उसके लगभग में हमको पे करना पड़ेगा अगर हमने इनका ख्याल नहीं रखा, ठीक है। तो इनकी सर्विसेज को ग्रांटेड वाली फीलिंग से मत लीजिए। तो अभी जीएनपी का जो वैल्यू है वो भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में। सो इट इज़ $18 ट्रिलियन, ओके। आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विस, अब तो इकोसिस्टम सर्विसेज बहुत सारी हैं, काफ़ी अलग अलग तरह की हैं, तो उनके टोटल कॉस्ट में से अगर सॉइल फॉर्मेशन का देखा जाए तो वो लगभग पूरे का 50% तो सॉइल फॉर्मेशन में ही लग जाएगा। एंड दूसरे सर्विसेज अगर देखें जैसे कि रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ठीक है, साइकिल बनाना और साइकिल कराना, ठीक है, लेस देन 10% ऑफ ईच। समझ रहे हो, हाँ, लेस देन 10% ऑफ ईच। अभी तो 10% से थोड़ा कम ही, मतलब इन दोनों में। फिर कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, एक वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छा खासा उसका हैबिटेट देना, उसके हिसाब का उसको उसकी सराउंडिंग देना, और क्लाइमेट रेगुलेशन, ठीक है, कब कौन मौसम कैसे बनेगा, कितना मतलब मेहनत है इसके पीछे। इन सब पर भी 6% ईच, हर एक पर 6% का समझ लीजिए। दिस इज़ हाउ इट गोज़। तो सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल को जो हम इतना मतलब मिट्टी हम कितना उसको नीचा दिखाते हैं भाई, वो हमसे पता नहीं कितनी ऊंची चीज़ है, लेकिन हमारे समझ से परे है। एनीवेज, ये जो आपको परसेंटेज गिवन है ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में आती है, तो आपको याद रखनी है। सॉइल फॉर्मेशन का कितना है, 50% टोटल में से। रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का लेस देन 10% ऑफ ईच, एंड क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ का 6% ईच। ये टोटल में से है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए सही और गलत स्टेटमेंट को लेकर तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। सो एनसीईआरटी इसीलिए मस्ट होता है रीड करना। हाँ, एनसीईआरटी फिर से कह रही हूँ, ज़रूर से रीड कर लीजिएगा। रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से एक बार रीडिंग लगाने से आपको चीज़ें अच्छे से रिवाइज होंगी, चैप्टर और क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे आप, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ सुनने से नहीं समझ आती हैं, ठीक है। एन इकोसिस्टम, अब समरी पे आते हैं। एन इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड इट कंप्राइजेज एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, ओके। इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेचर का, और ये एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना है। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, एयर, वाटर एंड सॉइल। एबायोटिक में कौन है बता दिया, वेयर एज बायोटिक में कौन है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स। सभी हर इकोसिस्टम में देखा जाए हैज़ कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल स्ट्रक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरैक्शन अमंग एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स जब एक दूसरे से मिलाप करते हैं, मेरा मतलब है कि इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से, तो उससे क्या होता है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो वो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हर इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये चैप्टर में भी है और एज इट इज़ उठा के इसने समरी में भी दे दी है। सो दिस इज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन, इसको मस्ट मार्क कर लीजिएगा और इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पीसीज कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन आर द टू मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। उसमें कितने तरह के स्पीसीज़ हैं, ठीक है, और क्या स्ट्रैटिफिकेशन किया गया है, ठीक है, ये दो मेन स्ट्रक्चरल फीचर हैं किसी भी इकोसिस्टम के। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इकोसिस्टम के मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स को मार्क कीजिए तो कौन कौन आएगा, स्पीसीज कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन। एंड इवन इफ़ ये स्टेटमेंट भी आ गई तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो स्पीसीज कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन ये क्या है, दो मेन स्ट्रक्चरल फीचर हैं किसके, इकोसिस्टम के।
Based on source of nutrition, every organism occupies a place in an ecosystem. Yes. सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, इसके बेसिस पे हर ऑर्गेनिज्म के पास अपनी एक जगह होती है इकोसिस्टम में, ठीक। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आर द फोर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। जो ऊपर वाला स्टेटमेंट था ना, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या है कि मतलब हम कहाँ से अपना खाना ले रहे हैं, इसके बेसिस पे इकोसिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म के पास अपनी एक जगह होती है। ये तो पता है, ट्रॉफिक वगैरह बताया था ना, वही है, ठीक। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आर द फोर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अब 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बताया है, ठीक है, जिनके बिना कोई भी इकोसिस्टम फॉर्म नहीं हो सकती है। पहला क्या है, प्रोडक्टिविटी, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो और चौथा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट हैं कंपोनेंट्स किसी भी इकोसिस्टम के। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ द रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी और बायोमास प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि सोलर एनर्जी से कितना कैप्चर हुआ है, मतलब किस रेट से कैप्चर हो रहा है, या बायोमास किस रेट से बन रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसर का, ठीक है। तो प्रोड्यूसर का ये जो रेट है सोलर एनर्जी को कैप्चर करना या फिर बायोमास का प्रोडक्शन करना, इसी को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। तो मतलब सबसे पहले वो कितना बना रहा है, इसी के लिए। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस से आती है। तो फोटोसिंथेसिस करके, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, या तो बायोमास, मतलब बायोमास बन रही होती है सोलर एनर्जी को कैप्चर करके। तो 2 तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस रेट से वो सोलर एनर्जी को कैप्चर कर रहा है या कितना बायोमास वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसी को हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर में ही होता है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ capture of solar energy और total production of organic matter is called GPP, ठीक। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये तो बता ही चुका है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हाँ, टोटल कितना उसने ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया या कितना सोलर एनर्जी कैप्चर किया, इसी को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी जीपीपी बोलते हैं। एनपीपी क्या है, रिमेनिंग बायोमास और द एनर्जी लेफ्ट आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, ये सब बता चुके हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ फूड एनर्जी बाय द कंज्यूमर्स। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बता दिया है, हाँ, कंज्यूमर्स जो फूड एनर्जी एसिमिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जिस दर से वो एसिमिलेट कर रहे होते हैं उसी को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। एसिमिलेशन क्या होती है, ये मैंने बता चुकी हूँ, ठीक है, बहुत डिटेल में बताया था। खैर थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे बोल रहा है कि एसिमिलेशन ऑफ फूड एनर्जी बाय द कंज्यूमर्स। अब फूड जो है, फूड से कुछ एनर्जी मिली, ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिनरल्स बहुत कुछ मिला, ठीक है, वो सबसे हमने अपना खुद का बायोमास इंक्रीज़ किया। तो यही है एसिमिलेशन, कि हमने खुद का बायोमास इंक्रीज़ किया। तो हम खुद का बायोमास इंक्रीज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद एक खाना है, ठीक। तो जब हम खुद एक खाना है तो हमने अपना बायोमास बढ़ाया, वही बायोमास फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में काउंट होती है। यानी अब हम किसी का खाना बनेंगे, फिर इन टर्न वो किसी का खाना बनेगा। अभी भी अगर नहीं समझ आया है तो वो चैप्टर में मैंने समझा रखा है, जाइए और इन्जॉय करिए उस वीडियो को। इसलिए मैंने कहा था कि फर्स्ट पार्ट से देखना वेरी नेसेसरी, ओके। In decomposition, complex organic compounds of detritus are converted to carbon dioxide, water and inorganic nutrients by the decomposers. जब डिकम्पोजिशन हो रही होती है उसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं डिट्राइटस के, उनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है डिकम्पोजर्स के द्वारा। ये भी मैंने बता रखा है। Decomposition involves 3 processes, namely fragmentation of detritus, leaching and catabolism. Decomposition में ये 3 प्रोसेस हैं, उनके नाम हैं फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म। ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेसेस हैं। एनर्जी फ्लो इज़ यूनिडायरेक्शनल, ठीक। फर्स्ट, plants capture solar energy and then food is transferred from the producers to decomposers. Organisms of different trophic levels in nature are connected to each other for food or energy relationship, forming a food chain. हाँ, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं
नेचर में वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं खाने के लिए या एनर्जी रिलेशनशिप के लिए, जिससे कि फूड चेन फिर बनता है। द स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये भी बता दिया स्टोरेज एंड मूवमेंट के बारे में। न्यूट्रिएंट्स आर रिपीटेडली यूज्ड थ्रू दिस प्रोसेस, ये भी बता दिया। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज ऑफ टू टाइप्स, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। gases and sedimentary okay. Nutrient cycling is of two types, gaseous and sedimentary, ये भी बता दिया है। एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फीयर जो होता है वो रिजर्वॉयर होता है गैसियस टाइप ऑफ साइकिल के लिए, ठीक है, ये भी बता दिया है। ओके तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोस्फीयर भी एक्चुअली में काउंट होता है, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, नहीं पढ़ा तो आई एम सॉरी। एटमॉस्फेयर में ये सब आते हैं। चलिए, वेयर एज अर्थ क्रस्ट इज द रिजर्वॉयर फॉर सेडिमेंट्री टाइप फॉस्फोरस। तो अर्थ क्रस्ट क्या है, सेडिमेंट्री टाइप के लिए रिजर्वॉयर है। ठीक, प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे कि एयर का प्योरिफिकेशन और वाटर का बाय फॉरेस्ट। Biotic community is dynamic and undergoes changes with the passage of time. जो बायोटिक कम्युनिटी है, ठीक है, वो डायनेमिक है, यानी ऐसा नहीं है कि कुछ लिविंग बन गए बस अब तो सब खत्म है, अब तो हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं होना है। नहीं भाई, उसमें चेंजेस कंटिन्यूस होती हैं, ठीक है, उसमें चेंजेस होती रहती हैं, टाइम के साथ वो चेंज होती रहती हैं, चलती रहती हैं। These changes are sequentially ordered and constitute ecological succession. ये जो चेंजेस हैं, ठीक है, ये एक ऑर्डर में चल रही होती हैं और फिर ये इकोलॉजिकल सक्सेशन बनाती हैं। ठीक, अब ये वही सक्सेशन वाला पार्ट है, सो यू मस्ट चेक आउट माई, आई थिंक पार्ट 4 था, यस, पार्ट 4 में इसके बारे में डिटेल्ड है। सक्सेशन begins with invasion of a bare lifeless area or by pioneers, which later pave way for successors and ultimately a stable climax community is formed. सक्सेशन हमेशा क्या होता है, बेयर या लाइफलेस एरिया जो होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जब कोई लिविंग इन्वेड करती है, ठीक है, तो वो लिविंग एक्चुअली में पाइनियर्स कहलाते हैं। जो आगे क्या होती हैं, सक्सेसर्स, यानी इन पाइनियर्स के बाद वाले लिविंग के लिए ज़िंदगी गुजारा करने लायक, मतलब उनके गुजारा करने लायक उनके जो है उस जगह को बना देती है। और फिर क्या होता है, एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है। ठीक, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, ठीक है, वो तब तक स्टेबल रहती है जब तक इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता है। और अगर अभी भी ये पैरा ऐसा, जो जिन्होंने पार्ट 4 नहीं देखा है उनको तो ये पैरा कितना भी मैं एक्सप्लेन कर लूँ नहीं समझ में आएगा, तो मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है। पहले जाइए उस पार्ट 4 को अच्छे से चेकआउट कीजिए, जब वो आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सो ये पैरा उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो फिर आपको ये पैरा अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। आप फिर से इस वीडियो को जब कंटिन्यू करेंगे, उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो के इस पार्ट पे आइएगा, आराम से आपको ये पैरा समझ आ जाएगा। सो ऑल द एस्पायरेंट्स देयर, ये चैप्टर हमारा एंड होता है और इसी के साथ ये चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है, अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन के साथ, काफ़ी बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ, एक एक लाइन को नहीं छोड़ा है, जो नहीं भी था हमें पता वो भी पता किया है। ऑल आई हैव टू से इज़ प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अपनी डाउट्स इफ़ देयर इज़, आई डोंट थिंक सो कि कोई कमेंट कोई डाउट होगा, लेकिन हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अब ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इसको, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, एंड इफ इट वाज गुड सो गिव इट अ थम्स अप इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, एंड हार्ट, बहुत सारे हार्ट दीजिएगा तो मुझे पता चलेगा यस वीडियोज़ आर गोइंग परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर किसी को लगता है कि यार कुछ कमी है, कुछ एडिशनल होना चाहिए था, सो लेट मी नो अबाउट इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग and subscribe to my channel.